4 जुलाई को सीएम धामी के 5 साल का कार्यकाल होगा पूरा। प्रदेश भर में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण की होगी शुरुआत। 4 जुलाई को सीएम धामी के 5 साल का कार्यकाल होगा पूरा। राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 में सफल अभ्यर्थियों को देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चयनित अभ्यर्थियों को दिए पत्र। सीएम धामी ने सफल अभ्यर्थियों को दी बधाई। पर्यटन नगरी मसूरी को मिली 5 रोपवे की सौगात। 2 महीने के भीतर होगा कार्य शुरू। सचिव आवास विकास डॉक्टर आर राजेश कुमार ने मसूरी में रोपवे परियोजनाओं को लेकर स्थलों का किया निरीक्षण। सितारगंज टनकपुर हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। टैक्सी कार और बाइक की जोरदार टक्कर में बाइक में लगी आग। बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत। नमस्कार, IND24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 में सफल अभ्यर्थियों को देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए उन्हें ईमानदारी और समर्पण के साथ राज्य सेवा में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। वहीं मुख्यमंत्री ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को सरकार की प्राथमिकता बताया। आपको बता दें कि यह नियुक्ति समारोह युवाओं के सपनों को साकार करने और सुशासन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। साथ ही चयनित अभ्यर्थी अब विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं देंगे। दिन देवभूमि उत्तराखंड के लिए भी एक स्वर्णिम अध्याय की तरह है और मैं आप सभी के चेहरों को देखकर, आपकी चमक, आपका उत्साह देखकर और जो आत्मविश्वास आप सब में दिखाई दे रहा है, जो आपने परिश्रम किया, लगातार प्रयास किया और वो जो आत्मविश्वास है उसे देखकर सच में मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, बहुत गर्व हो रहा है कि आप सबको जो संतोष दिखाई दे रहा है कि भाई हमने इतनी तैयारी करी और तैयारी का जो परिणाम है आज वो हमको इस चयन की प्रक्रिया में जब हमारा चयन हो गया है तो दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज से उत्तराखंड की विकास की जो कहानी लिखी जानी है उसके नायक भी आप हैं और उसके लेखक भी आप हैं। मैं आज के इस विशिष्ट अवसर पर उत्तराखंड PCS मुख्य परीक्षा 2024 में चयनित हुए सभी 182 अभ्यर्थियों तथा कृषि और कृषक कल्याण विभाग में व्यक्तिक सहायक के पदों पर चयनित 5 अभ्यर्थियों सभी को मैं बधाई देता हूं, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं। रुड़की के मंगलौर क्षेत्र में देर रात को गोकशी की सूचना पर पुलिस और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 2 क्विंटल संदिग्ध गौमांस बरामद किया, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के विरोध में शुक्रवार को बड़ी संख्या में हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मंगलौर चौकी पहुंचे और चौकी प्रभारी नितिन बिष्ट से मुलाकात करके आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। संगठन ने क्षेत्र में अवैध पशु कटान और मांस कारोबार पर रोक लगाने की भी मांग उठाई। चौकी प्रभारी ने आश्वासन दिया है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और दोषियों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। का क्षेत्र है टांडा बिल्ला वगैरह, यहाँ पहले बहुत ज्यादा गोकशी होती थी। फिर पीछे एक कोतवाल साहब थे, उन्होंने गोकशी बंद करा दी। लेकिन इन 15-20 दिनों में दोबारा से फिर गोकशी शुरू हो गई। रात भी गोकशी करते हुए पकड़े गए, वो वहां से फरार हो गए। तो वही हम सब आए थे यहाँ मिलने कि जब मंगनौर में कोई स्लॉटर हाउस नहीं है, घर घर में क्यों गाय भैंस कटती है? या तो स्लॉटर हाउस जो ले आते हैं मीट वगैरह, लेकिन ये घर में ही काट के, जंगलों में काट के और सीधे मंगलौर के बाजारों में बेच रहे हैं। वही हम अपनी यहाँ बताने आए थे कि ऐसा क्यों हो रहा। इन्होंने कहा नहीं, हम जांच कर रहे हैं, उनकी बिल वगैरह जांच कर रहे हैं और जो रात को किसी कर रहे थे वो फरार है। फिलहाल एक दो उनके नाम आ गए हैं, सबके पकड़े जाएंगे। कल रात गौकशी पकड़ी गई थी मंगलौर कस्बे के अंदर, उसकी सूचना संगठन ने पुलिस चौकी को दी थी। जब मौके पे पुलिस पहुंची तो वो आरोपी फरार हो गए थे। गौमांस बरामद कर लिया था पुलिस ने। हमारी मांग ये है कि जो आरोपियों ने पकड़ा जाए
और जो अवैध कटान पिछले दिनों हम SSP साहब के यहाँ संगठन गया था, उन्हें अवगत कराया था कि यहाँ पर जो है मंगलौर कस्बे के अंदर अवैध कटान हो रहा है, जबकि उत्तराखंड में अवैध कटान है नहीं, प्रतिबंधित है। कोई स्लॉटर हाउस इस क्षेत्र में है नहीं। और जितने भी यहाँ पर 16 मीट की दुकानें हैं जिन पर लाइसेंस है और 3 सप्लायर हैं। अगर रिकॉर्ड मंगाओगे किसी के पास कुछ का है नहीं, एक फर्जी बिल बना के अक्रम है छोटा रुड़की का, यहाँ काटते हैं, वहां से फर्जी बिल जाकर सप्लाई कर लेते हैं। इस पे इसकी भी जांच होनी चाहिए और उसको भी उस पर कानूनी कार्रवाई जो भी हो करनी चाहिए। खटीमा नागरिक चिकित्सालय से 7 डॉक्टरों के तबादले के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से तबादला आदेश तत्काल वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का यह भी कहना है कि अस्पताल पहले से ही डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। अब ऐसे में 7 डॉक्टरों का तबादला होना मरीजों की मुश्किलों को बढ़ा देगा। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष नीरज कन्याल ने सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। PCC सदस्य उमेश सिंह राठौड़ ने कहा कि इससे दूर दराज से इलाज के लिए आने वाले मरीज प्रभावित होंगे। जिला अस्पताल है खटीमा में, जो नागरिक अस्पताल है, इससे बहुत छोटे बड़े सभी गांव, दूरस्थ गांव इससे जुड़े हुए हैं, वहां के लोग इससे जुड़े हुए हैं। अभी आनंद फानंद में सरकार ने 7 डॉक्टरों का यहाँ से तबादला कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया उनका। तो हमारी मांग यह है कि सबसे पहले कि जिस प्रकार से डॉक्टरों का तबादला हुआ है उसी प्रकार से तत्काल यहाँ पर डॉक्टर आने चाहिए, जिससे कि लोगों को जो परेशानी हो रही है वो परेशानी ना हो। जैसे कि यहाँ फिजिशियन नहीं है, फिजिशियन के लिए लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में जा रहे हैं। हड्डी वाले डॉक्टर नहीं है, हड्डी वाले डॉक्टर नहीं होने के कारण लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में जा रहे हैं। ऐसी तमाम समस्याएं, एक दिन की बारिश में ये पूरा जो सरकारी अस्पताल है वो जलमग्न हो गया था। यहाँ पर पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर जो आईसीयू है वो खाली दिखावे का आईसीयू है। आईसीयू में टेक्नीशियन नहीं है, NICU है उसमें टेक्नीशियन नहीं है। ऐसी तमाम समस्याएं जो यहाँ पर हैं, उन समस्याओं को लेकर आज यहाँ पर हम धरना दे रहे हैं। अस्पताल आज तो फिर भी ये कुछ लोग दिख रहे हैं, अगर ऐसी हाल रहे तो सरकार में ताले लग जाएंगे। जैसे शिक्षा में ताले लग रहे हैं, रोजगार में ताले लग रहे हैं, उसी प्रकार से एक दिन आएगा और ये बहुत जल्द आएगा कि सरकारी हॉस्पिटल में भी ताला लग जाएगा, क्योंकि यहाँ डॉक्टर तो रह नहीं जाएंगे। बुखार के लिए भी ये लोग रेफर करने लग जाएंगे। ये अस्पताल बनाया गया है, वो भी चलिए कांग्रेस ने बना दिया। कांग्रेस की बनाई हुई चीजों को ये सजो के नहीं रख पा रहे हैं। आज भाजपा चरम पे, अपने केंद्र से लेके राज्य से लेके सब जगह है, तब जाके इनके अगर ये हाल है और सरकारी हॉस्पिटलों का ऐसी हाल रहा तो ये केवल लोगों के लिए ही नहीं, ये रोजगार के लिए भी एक बहुत बड़ी चोट लगेगी। जो छोटे रोजगार हैं, जो टुकटुक वाले हैं, जो यहाँ से रोजगार करते हैं, उन सभी को मार लगेगी। जन औषधि केंद्र बंद हो जाएंगे। ये धीरे धीरे अगर ऐसे ही रहा तो मैं आपके माध्यम से हर एक आदमी को बताना चाहता हूँ कि एक दिन हर एक चीज ये बंद कर देंगे और निश्चित तौर पे बंद करेंगे। उधम सिंह नगर की किच्छा स्थित खान फार्म की भूमि पर विवाद ने राजनीतिक रंग ले लिया है, जहां पर यह आरोप है कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की जेठानी सायरा वाड्रा के फार्म हाउस पर दूसरे पक्ष ने कब्जा कर लिया। अब इसके विरोध में कांग्रेस विधायक तिलक राज बिहड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने फार्म हाउस के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को भीतर जाने से रोक दिया, जिससे धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। बाद में प्रशासन ने दोनों पक्षों को तहसील में वार्ता के लिए बुलाया। ADM पंकज उपाध्याय ने दोनों पक्षों के दस्तावेजों की जांच की। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए कोर्ट के अगले आदेश तक यथास्थिति कायम रहेगी। ये फार्म हाउस जो है मेरी बुआ जी का है और उन्होंने मुझे वसीयत में, मुझे और अपने कज़न ब्रदर को वसीयत में दिया है, सिकंदर आलम खान और मैं सायरा वाड्रा। हम लोग को इन्होंने वसीयत में, मेरी बुआ जी ने 2024 में हमें विल किया था। उन्होंने शादी नहीं करी थी तो उनकी कोई बच्चे वगैरह नहीं थे, तो हम ही बचपन से उनके साथ रहे हैं और उनकी देखभाल सब हमने ही करी है। तो उन्होंने ये विल हमें करी थी अपनी। इनकी ये जो बहन जो अंदर कब्जा करके आज घुसी हैं, वो कभी हमने इनको यहाँ देखा नहीं है। उनकी डेथ के बाद इनको जैसे खबर मिली अपने गुंडों को लेके, जो ज़्यादातर प्रॉपर्टी डीलर टाइप के, भूमाफिया टाइप के लोग हैं, उनके साथ ये मेरी बुआ जी की डेथ 18 दिसंबर को हुई थी और 19 तारीख को ये अंदर घुस गई थी गुंडों के साथ और मैं दिल्ली वापस चली गई थी। उसके बाद इन्होंने रात में अंदर घुस के
बहुत बदतमीजी करी और मतलब यहाँ अंदर घुसे ये लोग कुछ मतलब, और इन्होंने उल्टा फिर हम ही लोगों को कहा कि हम कब्जा कर रहे हैं। हमारे पास ओरिजिनल रजिस्टर्ड विल है मेरे नाम की। पहले एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे पास एक कॉल आई थी कि भाई आप अपने पक्ष के सारे जितने भी कागजात हैं वो दिखाइए। तो हमने सारे कागजात यहाँ से लेकर के पुराने कोर्ट के कागजात तक दिखाए। सन 2014 में जो उनका हमारे साथ समझौता हुआ था कुलसुम खान जी के साथ, वो तक भी दिखाया, सारी एक एक चीज़ दिखाई। दूसरे पक्ष से जब कागजात की मांग की गई तो उनके पास एक भी पेपर नहीं था, लेकिन अंदर जो बातचीत हुई उसके आधार पर जो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको बोला है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, क्योंकि कोर्ट का आदेश है, इसलिए जो है वो ये चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ये बोला कि भाई क्योंकि कोर्ट में मसला विचाराधीन, आप कोर्ट से आप क्योंकि आपके पास स्टे है, आप ऑर्डर लेकर के आ जाइए, जो कोर्ट आदेशित करेगा उसी के अनुरूप वो लोग कार्रवाई करेंगे। और ये भी निवेदन किया, और मैं भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी कृत्य ना करें जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ पर खराब हो। सारी चीज़ बातचीत करिए, जो भी कागज़ हैं वो देखें हैं सारी चीज़ों के लिए। तो उन्होंने बोला है कि जो न्यायालय में मुकदमा चल रहा है उसी पे आगे विचाराधीन करें, और जो जैसी यथास्थिति है वैसी बनाए रखें। कोई भी ऐसे कानून को अपने हाथ में ना लाए, किसी तरीके की वहाँ पे परिस्थिति ऐसी ख़राब ना करें जो कि कानून के दायरे में वो सारी चीज़ें हों। तो है कि कोर्ट ने उसने ये सारी चीज़ का निष्कर्ष दिया कि जो न्यायालय में मुकदमे विचाराधीन है आप उसमें जाके मुकदमे में अपना पक्ष रखें। दोनों पार्टी जिस तरीके से विवाद हुआ है, जो भी चीज़ें हैं, उसका सारा पक्ष वहाँ कोर्ट में रखें न्यायालय में। और जो भी यथास्थिति है, जो जैसे है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, जो अंदर है अंदर रहेगा, जो बाहर है वो बाहर रहेगा, और जो परिस्थिति है उसे लॉ एंड ऑर्डर से मेंटेन रखेंगे। दोनों पक्ष को कहा हुआ है कि भैया कोई भी कैसी की परिस्थिति खराब ना करेंगे। दोनों पक्षों के मामले माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैं, इसलिए न्यायालय में विचाराधीन मामलों पर कोई टिप्पणी प्रशासन द्वारा किया जाना उचित नहीं है। एक पक्ष अपने को कह रहा है कि हम उनके मृतक के उत्तराधिकारी हैं, इस हैसियत से संपत्ति पर हमारा कब्जा है। दूसरे पक्ष कह रहे हैं कि हमारे पास वसीयत है, इसलिए संपत्ति के हकदार हम हैं। अभी दोनों पक्षों का मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, इसमें उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं मीडिया के माध्यम से दोनों पक्षों के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था बनाए रखें, कानून को अपने हाथ न लें, विवाद की स्थिति उत्पन्न न करें। एक मामला शायद 16 तारीख को माननीय न्यायालय में है, जिस कोर्ट से इंजंक्शन मिलने की बात बताई गई है। तो दोनों अधिवक्ता हमारे पास थे, यद्यपि वो अपने अपने पक्षों में कुछ और बात कहने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमने उन्हें स्पष्ट किया कि जिन माननीय न्यायालयों में प्रकरण विचाराधीन है वहाँ पर जाकर के वहाँ से अपने पक्ष में जो भी फैसला हो सकता है उसे लाएं और उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जमीन के विवाद ये कल प्रारंभ हुआ था दो पक्षों के द्वारा, जिसमें एक तरफ नसरीन सागा मैडम है, दूसरी तरफ सायरा बाटा मैडम है। उसको कब्जे को लेकर के विवाद हुआ था और एक पक्ष उसमें बैठ गया था कब्जे में। इनका कहना है कि ये लोग जो है कब्जे में बैठ गए हैं, दूसरा पक्ष उसमें जाना चाह रहा था। क्योंकि आपस में विवाद की स्थिति पैदा होती, उसको देखते हुए पुलिस और प्रशासन वहाँ मौजूद रहा और आपस में स्थिति ये पैदा नहीं होने दी कि आपस में ये झगड़ा करें। उसी को लेकर के दोनों पक्षों के कब्जे को लेकर के और तथ्यों को सुनने के लिए एडीएम साहब ने आज तहसील में दोनों ही पक्षों को बुलाया गया था। दोनों के वकील यहाँ सम्मिलित हुए हैं, अपना अपना पक्ष रखा है। एसडीएम साहब ने और एडीएम साहब ने बुलवा करके फिर हम लोगों को बताया कि इनसे बात हो गई है और दोनों ही लोगों से कहा गया है जो वर्तमान स्थिति वो बनी रहे, ना कोई जबरन उसमें घुसे और ना कोई जबरन उसमें से बाहर निकालने की कोशिश करे। तो पुलिस प्रशासन का यही काम होगा कि जो यथास्थिति है वो अभी रहे और किसी भी दशा में ये स्थिति ना आए कि कोई हटाने का प्रयास करे या कोई घुसने का प्रयास करे। उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज टनकपुर हाईवे पर नानकपत्ता के बिडोरा मझोला बाजार के पास टैक्सी कार और बाइक की आमने सामने की टक्कर में भीषण हादसा हो गया। टक्कर के तुरंत बाद दोनों वाहनों में आग लग गई और कार और बाइक जलकर के खाक हो गए। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना पर नानकपत्ता पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जबकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दुर्घटना के कारण हाईवे पर कुछ समय तक यातायात बाधित रहा। पुलिस ने यातायात सामान्य कराया और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। ये जो आज बिडोरा मझोला में एक्सीडेंट हुआ है, आमने सामने भिड़ंत हुई है मोटरसाइकिल और कार की, इसमें एक बाइक सवार बताया गया है और एक ड्राइवर बताया गया है। ड्राइवर जो है कार ड्राइवर UK 03 शायद टनकपुर या चंपावत की है। इसमें कार सवार जो है बचे हैं, उनको कुछ गंभीर चोटें आई हैं और बाइक सवार जो है उनको भी गंभीर चोटें आई। अभी पुष्टि नहीं हो पाई क्या हुआ है। देखिए, ये तो एक दुर्भाग्य की बात है कि नानकमता विधानसभा में एक फायर ब्रिगेड नहीं है। इतना समय होते हुए यहाँ एक फायर ब्रिगेड होनी चाहिए ताकि ऐसे अनहोनी होने से बच सके।
खबर देहरादून से, जहां पर आरटीओ प्रशासन ने दूसरे राज्यों के नियम विरुद्ध फिटनेस सर्टिफिकेट लेने वाले करीब 100 व्यावसायिक वाहनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच में ये बात पता चली है कि इन वाहनों ने उत्तराखंड के अधिकृत एटीएस सेंटर्स के बजाय मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लिए थे। नोटिस के बावजूद संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित वाहनों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। वहीं अब स्थानीय एटीएस सेंटर पर दोबारा फिटनेस जांच होने तक इन वाहनों से जुड़े सभी परिवहन संबंधी कार्य फिलहाल बंद रहेंगे। मामले की जांच संबंधित एटीएस सेंटर और अन्य राज्यों से परिवहन विभागों से भी करवाई जा रही है। गाड़ियां हैं जिनका जो फिटनेस है UK 07 नंबर, जो उत्तराखंड की एटीएस सेंटर पे होना चाहिए था। हमारी इंक्वायरी में हमने ये पाया कि लगभग 100 वाहन ऐसे हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के फिटनेस सेंटर्स पे अपनी जांच करवाई है। तो यहाँ पर हमें संदिग्धता होने पे हमने इस पर एक जांच बिठाई और हमारे ARTO साहब को बोला हमने इसमें इंक्वायरी करें। तो सभी गाड़ियों को नोटिस दिया गया, जिसमें से कुछ गाड़ियाँ टर्न अप हुई और उन्होंने अपना रिस्पॉन्स भी दिया है कि उन्होंने किस वजह से वहाँ कराई है। लेकिन बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनका अभी रिप्लाई नहीं आया है, उनको हमने ब्लैकलिस्ट कर दिया। उनका कोई भी काम नहीं होगा जब तक वो हमारे यहाँ रिप्लाई नहीं करेंगे और अपनी गाड़ी की फिटनेस यहाँ चेक नहीं करवाएंगे। साथ ही हमने ATS सेंटर जो है संबंधित, उनको भी नोटिस दिया था। तो बिजनौर के जो ATS सेंटर हैं उन्होंने आके अपना पूरा रिकॉर्ड हमारे ऑफिस में जमा करवाया है, जिसको हम वेरीफाई करवा रहे हैं। साथ ही अभी बिहार और मध्य प्रदेश का जो रिस्पॉन्स अभी पेंडिंग है, वहाँ के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी हमने एक लेटर भेजा है कि आप भी अपने स्तर पे इसकी जांच करवा के अग्रिम कार्रवाई। पिथौरागढ़ में सामने आया अनुशासनहीनता के मामले पर पार्टी ने सख्त रुख अपनाया है, जहां संबंधित पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर निष्कासन तक की कार्रवाई के संकेत दिए गए। प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व जिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष समेत संबंधित कार्यकर्ताओं के खिलाफ तत्काल संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि संगठन में अनुशासन सर्वोपरि है और किसी भी नेता या पदाधिकारी के खिलाफ सार्वजनिक मंच से बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। की घटनाओं को लेकर के तरह तरह की बातें जो है विपक्षी दलों द्वारा की जा रही है, सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा। और बड़ी अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से अनुशासनहीनता की गई वहां पे, उस अनुशासनहीनता का तुरंत जो है संज्ञान लिया गया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व जिला अध्यक्ष से लेकर के महिला अध्यक्ष और उनके साथ जो अन्य कार्यकर्ता थे उनको कारण बताओ नोटिस दिया है और उनकी बातों से अगर सहमत नहीं हुए माननीय अध्यक्ष जी तो उन्हें निष्कासित भी किया जाएगा पार्टी से। और ये साफ मैसेज है, ये संदेश है उन सभी कार्यकर्ताओं के लिए, उन सभी पदाधिकारियों के लिए जो अपनी अनुशासन की मर्यादा को तोड़ने का कार्य करते हैं। किसी से भी नाराजगी है, किसी से भी कुछ आपके मन मुटाव है, आइए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से प्रदेश कार्यालय में कहने का कार्य करिए, उनसे फोन से संवाद स्थापित करने का कार्य करिए। लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, मंचों से किसी भी नेता के लिए, किसी भी पदाधिकारी के लिए इस तरीके की बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और इस तरीके की अनुशासनहीनता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी उस मंच पे मौजूद थे, उनकी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए था और आने वाले समय में किसी भी तरीके की अगर ऐसी घटना होगी तो इसी तरीके का कड़ा कदम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा उठाया जाएगा। पर खटीमा से, जहां पर भारत नेपाल सीमा पर तस्करी के लिए लाए जा रहे करीब 25 क्विंटल काजू और अखरोट को प्रशासन की मौजूदगी में नष्ट कर दिया गया। कुछ दिन पहले मेलाघाट ऑफ रूट क्षेत्र में सीमा शुल्क विभाग की CMPU खटीमा टीम ने 2460 किलोग्राम काजू गिरी और 60 किलोग्राम अखरोट जब्त किए थे। खटीमा तहसील परिसर में तहसीलदार वीरेंद्र सजवाण की मौजूदगी में JCB से गड्ढा खोदकर पूरे जब्त माल को मिट्टी में दबाया गया। कार्रवाई के दौरान सीमा शुल्क विभाग और तहसील प्रशासन ने अधिकारी मौजूद रहे। वही अधिकारियों ने बताया कि जब्त माल का नियमानुसार निस्तारण किया गया है। टीम द्वारा 2460 केजी अखरोट और काजू जो है वो बरामद किया गया भारत नेपाल बॉर्डर से, जो कि पशुओं के लिए जो काजू है उसमें स्पष्ट लिखा है कि ये केवल पशुओं के इस्तेमाल के लिए होगा और वो यहाँ लाया जा रहा था तस्करी करते हुए। तो कस्टम द्वारा उसे पकड़ा गया और विधिवत रूप से जिलाधिकारी महोदय को उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि ये किसी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में इसको डिस्पोज किया जाए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज मेरी उपस्थिति में कस्टम की टीम द्वारा गड्ढा खोद के और उसको नष्ट किया गया, जिससे कि ये दोबारा से इसका इस्तेमाल ना हो पाए। लगभग 2460 किलो ये माल था। इसमें काजू की एनिमल फीड था छोटे छोटे टुकड़ों में, और ये जो ऑफ रूट से नेपाल से इंडिया आ रहा था, और अखरोट था कुछ 60 किलो लगभग अखरोट था। इसको जो है हमारे कस्टम की टीम ने इंटरसेप्ट किया और इसको पकड़ा
और प्रॉपर वे से इसको जो है डिस्पोजल करना होता है हम लोग को। इसको जो है तो डिस्पोजल में इसका एक तरीका यही होता है कि इसको गड्ढे में खोद के इसको नष्ट करना होता है। तो नष्ट करने के लिए गड्ढा खोद के इसको इस तरीके से किया जाता है कि ये दोबारा से इस्तेमाल ना हो सके। तो इसलिए आज ये डिस्पोजल का काम हो रहा है। खबर मसूरी से, जहां पर विधानसभा क्षेत्र के खाला गांव में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मूसलाधार बारिश के चलते गांव को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे 25 से 30 परिवारों के सामने आवागमन का संकट खड़ा हो गया। मौके पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और जिलाधिकारी आशीष चौहान ने निरीक्षण करके सड़क मरम्मत के लिए 30 लाख रुपए स्वीकृत किए और अधिकारियों को जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए। प्रशासन ने नाले में चेक डैम निर्माण और सड़क की शीघ्र मरम्मत का भरोसा देते हुए ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि किसी को भी गांव से नहीं हटाया जाएगा, बल्कि स्थानीय लोगों ने पिछले साल की आपदा के बाद भी स्थायी समाधान नहीं होने पर नाराजगी जताई है। भारी वर्षा से ये खाला गांव को जाने वाला मुख्य मार्ग, जिसमें 30 एक परिवार रहते हैं, पूर्ण तो क्षतिग्रस्त हो गया है। अधिकारी और मैं खुद यहाँ पर आए हैं और हमें निश्चित किया कि आज ही हमने 30 लाख रुपए डीएम साहब ने इसके लिए स्वीकृत कर दिया है। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता गांव वालों को उनका रास्ता खोदने की है और उसके बाद जो अन्य सुरक्षा के उपाय हैं, चेक डैम लगाना है, उसको किया जाएगा। पहली प्राथमिकता में हम जो है गांव वालों का रास्ता, क्योंकि आने जाने के लिए मार्ग सुगम होना चाहिए, उस पर हम काम कर रहे हैं और इसमें ऑलरेडी हम 20 लाख रुपए से एक पुस्ता मैं सिंचाई विभाग से भी लगवा रहा हूँ और शीघ्र ही इस मार्ग को पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया जाएगा। हमारी जिम्मेदारी है भाई। अब पार्षद क्या खाली कर दो तो खाली कर देंगे क्या? नहीं, चिंता मत करो, मैं हूं ना, यहाँ का विधायक तो मैं हूँ भाई, चिंता मत करो, कोई खाली नहीं करेगा, जो होगा सब करेंगे। कोई दिक्कत होगी तो मुझे फोन करना। खबर खटीमा से, जहां पर नागरिक चिकित्सालय से 7 डॉक्टरों के तबादले के विरोध में आशा कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन किया। आशा यूनियन ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेज करके तबादलों पर तत्काल रोक लगाने और फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की। यूनियन का यह कहना है कि अस्पताल पहले से डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। अब ऐसे में एक साथ 7 डॉक्टरों के स्थानांतरण से सेवाएं प्रभावित होंगी। वहीं प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल में पर्याप्त संख्या में डॉक्टरों की तैनाती सुनिश्चित करने की मांग की है। हमारे जो खटीमा में जो डॉक्टर के सिंह हैं, उनका ट्रांसफर रोक दिया जाए, क्योंकि वो हर पल हर क्षण अपने पेशेंटों के, अपने मरीजों के लिए, जनसेवा के लिए वो तत्पर रहते हैं। और जो बारा नर्सिंग जो स्टाफ आया था उसको भी ट्रांसफर कर दिया गया है। इसलिए हम चाहेंगे कि अब और ट्रांसफर ना हो। हमारे जो डॉक्टर साहब है वीपी सिंह, उनको यहीं पर ही खटीमा में ही उनको तैनाती दी जाए, यहीं पर ही उनकी ड्यूटी लगाई जाए। उसमें सर यही कहेंगे कि जिस तरह से ट्रांसफर होते जाएंगे तो जनता को तो बहुत परेशानियां होंगी। यहाँ डॉक्टरों की आपको भी पता है कि बहुत कमी है, यहाँ पर डॉक्टर कोई है नहीं और जो इमरजेंसी में सर लोग बैठते हैं उनका भी सबका ट्रांसफर कर दिया, तो जनता इससे बहुत परेशान है। अगर जनता को डॉक्टर ही नहीं मिलेगा तो अपना इलाज कहाँ से कराएंगे? बहुत मरीजों को दिक्कत हो रही है, रात बिरात पेशेंट लेके आते हैं, हम लोग भी लेके आते हैं या कोई अपना पेशेंट लेके आता है। जब डॉक्टर ही नहीं मिलेगा सर तो इलाज कहाँ से होगा मरीजों का? अब ये धरने में हम इसलिए बैठे हैं कि डॉक्टरों का ट्रांसफर रोका जाए और डॉक्टरों की यहाँ पर बहाली करी जाए। डॉक्टर मिलेंगे तभी मरीजों का इलाज हो पाएगा। जनता बहुत परेशान हो रही है, इसीलिए हम आज धरने में बैठे हुए हैं। पहले से डॉक्टरों की कमी है, यहाँ पे अब ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्यों किया जा रहा है, बहुत निंदनीय बात है। क्योंकि डॉक्टरों की कमी 60 पहले ही है, अब 60 डॉक्टरों में ट्रांसफर कर रहे हैं, बहुत निंदनीय बात है। क्योंकि ये इतने जाने हैं जी, जाएंगे कहाँ? क्योंकि लोग, गरीब लोग सबसे ज्यादा इलाज करने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में अब इलाज नहीं होगा, तो पहले से डॉक्टरों की कमी है। ये तो बहुत निंदनीय बात है सर। सीएम सर का गृह क्षेत्र है, यहाँ पे ऐसी बात हो रही है, बहुत निंदनीय बात है। शर्म करनी चाहिए सीएम साहब को भी कि यहाँ पे उनका गृह क्षेत्र में ऐसी बात हो रही है, कि शर्म करनी चाहिए सीएम साहब को भी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।